नमस्कार दोस्तों, हाइड्रोलॉजी फॉर पीपल कार्यक्रम के इस भाग में एक बार फिर से आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, यह कार्यक्रम नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाइड्रोलॉजी की एक पहल है, जिसके माध्यम से हम आपको जल विज्ञान के क्षेत्र में हो रहे नवाचारों और शोध कार्यों से अवगत करवाते हैं। आज हमारे साथ है वाटर रिसोर्स सिस्टम्स डिवीजन से डॉक्टर मनोहर अरोड़ा जी। आप साइंटिस्ट ई हैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाइड्रोलॉजी से। आपसे वार्तालाप करेंगे और चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। उससे पहले आज का जो विषय है उस पर एक छोटी सी फिल्म हम लोगों ने बना रखी है, वो देख लेते हैं। उसके बाद हम लोग मनोहर जी से चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। भारतीय हिमालयी क्षेत्र में लगभग 9,575 ग्लेशियर हैं। इन ग्लेशियरों से पिघलने वाली बर्फ हमारे देश की अधिकांश नदियों को अविरल रखने में अपना महत्वपूर्ण योगदान देती है। गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्र नदियां भारतीय उपमहाद्वीप की जीवन रेखा कही जा सकती है। इन नदियों में ग्लेशियरों के पिघलने से पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन व सटीक पूर्वानुमान लगाकर क्षेत्र में प्राकृतिक आपदाओं के समय बेहतर प्रबंधन सुनिश्चित कर जानमाल के नुकसान को कम किया जा सकता है। साथ ही जल विद्युत परियोजनाओं एवं कृषि एवं जल संग्रहण हेतु भी कई आवश्यक जानकारियां एकत्रित की जा सकती है। इस क्षेत्र में अध्ययन की आवश्यकताओं को जल विज्ञान संस्थान ने लगभग 30 वर्षों पूर्व 1990 में ही प्रारंभ कर दिया था। उत्तराखंड के डोकरानी स्थान पर एक आधुनिक वेधशाला का निर्माण किया गया, जिससे कि गंगोत्री ग्लेशियर व उसकी पारिस्थितिकी तंत्र से जुड़े जल, पर्यावरण एवं मौसम संबंधित आंकड़े एकत्रित किए जा सकें। सबसे पहले डॉक्टर मनोहर अरोड़ा जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि क्लाइमेट चेंज की बहुत बात आ रही है, जलवायु परिवर्तन हो रहा है, तो उसका जो इम्पैक्ट है वो ये ऑब्जर्वेटरी किस तरह से उसके लिए हेल्पफुल हो सकती है? ऑब्जर्वेटरी में तो हम लोग मेट्रोलॉजिकली डेटा को रिकॉर्ड करते हैं। ये डेटा हम 1999 ऑनवर्ड्स 2000 से हमारे पास कंटिन्यूस है, एक लॉन्ग टर्म सीरीज है। जब आपके पास 20-25 साल का डेटा हो जाता है तो आप इसमें टाइम सीरीज एनालिसिस कर सकते हैं, या आप जो डिफरेंट मेट्रोलॉजिकल पैरामीटर्स के ट्रेंड को स्टडी कर सकते हैं। फिर जो हम हाइड्रोलॉजिकल मॉडल को अपने फ्लोज को सिमुलेट करते हैं, उसमें हमारा ये डेटा हेल्पफुल होता है। ऑब्जर्वेटरी है, इसमें किस तरह के उपकरण लगे हुए हैं और कैसे वो आंकड़े जो है आपको प्राप्त होते हैं? लगभग पूरा एब्लेशन सीजन जो 4 महीना है उसमें हम डेटा को रिकॉर्डिंग करते हैं सुबह 8:30 बजे, 11:30 बजे, 2:30 बजे और 5:30 बजे। इस डेटा के अलावा हम लोग सेडिमेंट के सैंपल भी इकट्ठे करते हैं और वहीं साइट पे हम सेडिमेंट के सैंपलों को फिल्टर करके और उसको जो सेडिमेंट का जो कंसंट्रेट बचता है उसको अपने यहाँ ला के हेडक्वार्टर में लेबोरेटरी में हम उसकी एनालिसिस करते हैं। डिस्चार्ज साइट पे गेज रिकॉर्डिंग भी होती है और फ्लोट मेथड से हम वेलोसिटी भी रिकॉर्ड करते हैं। और उसके बाद जब यहाँ आ जाता है तो फिर उसके बाद उसकी प्रोसेसिंग, डेटा की प्रोसेसिंग होती है और फिर डेटा प्रोसेसिंग के बाद फर्दर उसको एनालिसिस किया जाता है। तो जो ये डेटा प्रोसेसिंग और एनालिसिस का जो पार्ट है, ये वाटर मैनेजमेंट में कैसे एक इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है? देखिए, वाटर मैनेजमेंट में ग्लेशियर्स का सबसे इम्पोर्टेंट बेनिफिट है कि फ्रेश वाटर के रिसोर्सेज हैं। दूसरा, ये हमें पानी तब देते हैं जिस समय हमें सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है, स्पेशली ड्यूरिंग समर सीजन। क्योंकि हिमालयन टेरेन में स्टीप स्लोप्स हैं तो हम जानते हैं कि उसके कारण हम इसकी एनर्जी को यूज़ करके डिफरेंट हाइड्रो पावर स्टेशंस बने हुए हैं। तो वहाँ पे उन्हें ये चाहिए होता है कि किस तरह से फ्लो की सस्टेनेबिलिटी रहेगी, कब मैक्सिमम फ्लो अवेलेबल रहेगा और इस साल में कितनी टोटल यील्ड रहेगी पानी की, कितना पानी हमें मिल पाएगा बिजली के उत्पादन के लिए, और फिर उसमें कितना सेडिमेंट लोड आएगा। ये सारे आंसर्स हम अपने जो डेटा रिकॉर्डिंग होती है उसके बाद एनालिसिस करके हम उनको बेनिफिट कर सकते हैं। इसके अलावा डिज़ास्टर में भी ये डेटा बहुत हेल्पफुल होता है। फिर फ्यूचर सिनेरियोस को जनरेट करने के लिए भी ये डेटा बहुत हेल्पफुल है। पार्लियामेंट से भी बहुत क्वेरीज आती हैं इस सिलसिले में, वो उनकी उत्सुकता रहती है मेंबर्स की, वो जानना चाहते हैं कि किस तरह से ग्लेशियर का बिहेवियर चल रहा है, किस तरह से ग्लेशियर फ्लो कर रहा है। तो डेटा की जो एनालिसिस होती है उससे एक सपोर्ट मिलता है, उससे एक गाइडेंस मिलती है, जिससे हम उनकी इन क्वेरीज को आंसर कर पाते हैं। तो NIH के अलावा ऐसी कौन कौन सी संस्थाएं हैं जिनका भाग जो इसमें हेल्पफुल रही है? हमने लगभग 3 प्रोजेक्ट किए हैं DST से, तो 4-4 साल मान लीजिए, तो 4-4-8, 4-12 साल हमें अनुदान DST के प्रोजेक्ट से प्राप्त हुआ और बीच के पीरियड में हमने कंटिन्यूस संस्थान के सपोर्ट से इसको
चलाया है। जो मुझे ध्यान पड़ता है कि हिंदुस्तान में ये अपने आप में एक स्टडी ऐसी है जिसका कि इतना लंबी सीरीज अवेलेबल है। अभी तक जो डेटा मिला है उससे आपका क्या ऑब्जर्वेशन है, किस तरह के परिणाम मिल रहे हैं? हमने देखा जो प्रिवेलिंग वेदर कंडीशंस हैं इन एंड अराउंड गंगोत्री ग्लेशियर के, उसका क्या प्रभाव पड़ रहा है ग्लेशियर पे, और फिर कितनी लगभग वाटर अवेलेबिलिटी आ रही इससे, फिर जो मॉडल्स है उसमें कितना कंट्रीब्यूशन स्नो का है, कितना आइस का कंट्रीब्यूशन है, कितना रेन का कंट्रीब्यूशन है, कितना सबसरफेस का कंट्रीब्यूशन है, पानी जब फ्लश आउट होता है तो किस तरह से अपने आप को चैनल्स को एस्टैब्लिश करता है। तो ये सारे अध्ययन हमने किए। तो ये जो डेटा है ये नीति निर्माताओं के लिए जिला स्तर पर, राज्य स्तर पर कैसे हेल्पफुल हो सकता है? अक्सर ये कहा जाता है कि इतने सालों में ये ग्लेशियर सूख जाएगा या इससे पानी का गंगा में पानी मिलना बंद हो जाएगा, लेकिन जब आंकड़े सामने आते हैं तो वो वास्तविकता हमें दिखाते हैं कि नहीं, ये सत्यता नहीं है। नीति निर्माताओं को फ्यूचर का डायरेक्शन मालूम हो जाता है, डिज़ास्टर के लिए आप प्लानिंग कर सकते हैं। आप पे अगर यदि ऑब्जर्व डेटा है उस लोकेशन का तो आप जो फ्यूचर सिनेरियोज हैं उसका प्रेडिक्शन ठीक से हो जाता है। डॉक्टर मनोहर अरोड़ा, आप हमारे इस प्रोग्राम में आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा ईमेल आईडी है hydrologyforpeople@gmail.com। आपकी सुझाव प्रतिक्रियाओं का हमें इंतज़ार रहेगा। फिलहाल हम दोनों को दीजिए इजाज़त। नमस्कार। नमस्कार।